नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मेरे साथ जो शख्स इस वक्त स्टूडियो में हैं उनका नाम है सुधीर चौधरी और उनको देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारा ये खास सेगमेंट है राजनीति विद सुधीर चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पीयूष, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप अपना समय हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं। आज हम जिस वक्त सर ये चर्चा कर रहे हैं, आज से 44 साल पहले इसी तरह के एक कमरे में कुछ लोग बैठे थे, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, विजयाराजे सिंधिया, इस तरह के 10-12 लोग थे और उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को उन लोगों ने एक सपना देखा कि एक पार्टी बनेगी और पार्टी कभी देश में सत्ता में आएगी। आज 44 साल बाद 2024 का चुनाव है, हम लोग देख रहे हैं सर कि जो हाल है उसमें बीजेपी सत्ता में आती हुई दिख रही है। हालांकि ये आकलन है, ये एक भविष्यवाणी हम कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से जिस तरह लोग जा रहे हैं, जिस तरह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी को, उसे आप सर किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि, मतलब ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा लग रहा है कि चूहे जहाज को डूबता देखकर कूद रहे हैं जहाज से। जी पीयूष, एक तो आपने जो बात की कि बीजेपी का गठन कैसे हुआ था, और इस बार बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा दे रही है एनडीए के लिए। तो देखिए, ये भी कितनी दिलचस्प बात है कि 1984 में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस 400 पार थी। बिल्कुल। और 84 के बाद आज 2024 में बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और कांग्रेस, अब मैं कह नहीं सकता कि वो 2 होगी, 20 होगी या 50 या 60 कितनी सीटें वो लेगी, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो नेता होते हैं वो मौसम के सबसे अच्छे वैज्ञानिक होते हैं। राजनीति में क्या मौसम चल रहा है, किस तरफ की हवा बह रही है, कौन सी लहर चल रही है, सबसे पहले नेता को समझ में आता है, जनता को भी शायद बाद में। जी। कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, अब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि आगे का रास्ता अनुकूल नहीं है और जो लहर है वो उनके खिलाफ चल रही है। इसलिए नेता तो आप जानते हैं कि सबसे पहले फैसला लेने वाले लोग हैं और एक एक करके लोग जा रहे हैं। अब आप देखिए, विजेंद्र सिंह, लोगों को कितनी हैरानी हुई, पिछली शाम तक वो राहुल गांधी के पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे थे, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को वो पानी पी कर कोस रहे थे जी। और अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे सुबह में उठा और मेरी ऐसी नींद टूटी कि मुझे लगा कि मुझे बीजेपी में जाना चाहिए। जी। इसी तरह अगर आप गौरव वल्लभ को देखेंगे, उन्होंने भी रातों रात जो है अपना पाला बदल लिया। तो ये सारे लोग ये हैं, ये बात समझ गए हैं कि ये संघर्ष बड़ा लंबा चलने वाला है और इतना संघर्ष करने के बाद भी ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो फिर इतना संघर्ष क्यों करना? इन दोनों लोगों ने चुनाव भी लड़ा था, दोनों की जमानत जब्त हुई और ये बात समझ गए थे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अब वो बड़े जहाज़ की तरफ जाना चाहते हैं, एक ऐसा जहाज़ जो स्टेबल हो, जो लगातार आगे चलता रहे। और बड़े जहाज़ में जब आप सवारी करेंगे तो आपको भी कुछ छोटा मोटा फायदा मिल ही जाएगा। सर, आपने 2 नाम का जिक्र किया, अमरिंदर सिंह से लेकर हम देख सकते हैं प्रमोद कृष्णम, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही चले गए थे, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, अल्पेश ठाकुर, ये इतने नाम हैं जो लगातार कांग्रेस छोड़कर गए और कांग्रेस उनको संभाल नहीं पाई। आपने कहा कि अब बड़े जहाज की तरफ जाना चाहते हैं। अब सर दूसरा सवाल है वो ये कि ये जो आपने नाम बताया ना, अगर ये सारे लोग मिलके अपनी अलग एक पार्टी बना लेते तो शायद वो पार्टी नंबर 2 पार्टी बन जाती कांग्रेस से आगे। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि सारे नाम थे, सारे सबकी अपनी पहचान है। मैं तो कहता हूं इन लोगों को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए थी, यानी कांग्रेस से उनका भरोसा डगमगा गया। लेकिन सर अब दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी जो 400 का नारा दे रही है, 400 पार, मतलब सहयोगियों के साथ 400 पार का नारा, तो विपक्षी उसका मजाक बना रहे हैं या कुछ आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ये सिर्फ कहने के लिए कह रही है। तो आपको ये लगता है ये सिर्फ कहने के लिए कहने वाला एक आंकड़ा है या इसको अचीव भी किया जा सकता है? देखिए, जो लोग बीजेपी को गंभीरता से समझते हैं, उनकी कार्यशैली को समझते हैं, तो बीजेपी में कोई भी आंकड़ा या कोई भी लक्ष्य ऐसे हवा में रखकर तय नहीं किया जाता, उसके ऊपर बहुत काम होता है, होमवर्क किया जाता है। अब आप इसका कैलकुलेशन देखिए, पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, ये तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा पिछली बार 72 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी नंबर 2 पर थी, और ये 72 सीटें ऐसी हैं, अगर इनका आप टोटल मीन एवरेज निकालें
इन 72 सीटों पर बीजेपी को लगभग 40% वोट मिला था। अब 40% वोट लेने के बाद भी अगर बीजेपी हार गई और नंबर 2 पर रही जी। इस बार बीजेपी कोशिश करेगी कि ये 72 सीटें भी वो जीत ले, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसको हम अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये कैलकुलेशन देख लें 303 और 72 तो ये 375 सीट बन जाती है। इसी प्रकार से अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 52 सीटें जीती थी और 209 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पर थी। लेकिन जहां नंबर 2 पर थी कांग्रेस, उन 209 सीटों में उसका जो वोट शेयर था वो सिर्फ 20% था। यानी कितना भी जोर लगा ले उसमें वो जीत पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ये कैलकुलेशन जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये असल में जो 370 का जो आंकड़ा बीजेपी ने अपने लिए लिया है वो तो अचीवेबल है। ये अचीवेबल आंकड़ा है, इसको अचीव किया जा सकता है। इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा और आपको गणित बताता हूं। अगर आप बीजेपी में देखें तो पिछली बार 224 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला। 102 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी को 41 से 50% वोट शेयर मिला। अब आप 224 और 102 सीटों को अगर मिला लें, क्योंकि देखिए अगर 40 से 50% आपको वोट शेयर मिल रहा है किसी सीट पर तो इसका मतलब आप आराम से वहां जीत सकते हैं। 224 और 102 अगर आप मिला लें तो ये बैठते हैं सीधे सीधे 326 सीटें। ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस को अगर आप देखें, पिछली बार कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट शेयर सिर्फ 18 सीटों पर मिला था। यानी ये वो 18 सीटें जहां उसे हराना मुश्किल होगा। और 41 से 50% वाली जो सीटें हैं कांग्रेस की वो सिर्फ 67 थी। सबसे बड़ी बात यह है 127 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को 10% से भी कम वोट शेयर मिला था। 127 सीटें ऐसी हैं। और अगर इसी श्रेणी में मैं देखूं 10% से कम जहां मिला था तो बीजेपी को सिर्फ 41 सीटें ऐसी हैं जहां 10% या उससे कम वोट शेयर है, लेकिन कांग्रेस के पास 127 सीटें ऐसी हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये अगर आप इसे राजनीति का वर्ल्ड कप मान लें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर ये मैच चल रहा हो तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट टीमों के बीच ये मैच है और आप समझ सकते हैं कि भारत की टीम कहाँ है और अफगानिस्तान की कहाँ है। क्रिकेट में तो फिर भी आप ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि वो दिन अफगानिस्तान की टीम का हो और कुछ इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान की टीम भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीत ले। आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि बीजेपी ने एक स्टार्टअप की तरह अपनी पार्टी का गठन किया था, बहुत छोटी सी पार्टी, और आज वो इतनी बड़ी कंपनी के रूप में तब्दील हो चुकी है जो सबसे रईस पार्टी भी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी भी है और सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी भी है। देखिए इस पर मेरा ये कहना है, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, जैसे जैसे उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस भारत की राजनीति की नई जो है नोकिया कंपनी है। कांग्रेस भारत की राजनीति की ब्लैकबेरी है और ये राजनीति की कोडेक कंपनी है। आपको याद होगा कोडेक कैमरा बनाया करता था और फिर एक स्मार्टफोन आया जो हमारे पास है। अब कैमरा भी इसी के अंदर है, फ़ोन भी इसी के अंदर है, कंप्यूटर लैपटॉप सब इसके अंदर है। इससे आप बीजेपी कह सकते हैं। और कांग्रेस जो है वो आज के ज़माने में भी सिर्फ कैमरे बना रही है कोडेक की तरह, या फिर नोकिया वाले फ़ोन बना रही है। तो वो वाली स्थिति है। कांग्रेस की आलोचना करने के लिए सर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि कांग्रेस से कई सारे नेता छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस लगातार सिकुड़ रही है, उसका जनाधार सिकुड़ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन जब साथ आया तो कुछ सीटों पर वो बीजेपी को चुनौती देगा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया, ये कोई मुद्दे है ही नहीं जनता के लिए? जी देखिए 96 करोड़ हमारे पास वोटर्स हैं जी। आप जानते हैं कि 96 करोड़ वोटर्स में या पूरे देश में हमारे यहाँ इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? जी शायद 5 करोड़ भी नहीं है इनकम टैक्स जो देते हैं। जी। या ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स से जिनका पाला पड़ता होगा ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अखबारों के लिए तो हेडलाइन के लिए ईडी और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग अखबारों के लिए बढ़िया हेडलाइन है, न्यूज़ चैनल्स में डिबेट के लिए अच्छा है, पर जो वोटर है, जो नीचे वोटर गया है बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर, मुझे लगता है कि उस वोटर को शायद इस मुद्दे से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कि उसके दिलों में राज करने वाला कोई बहुत ही लोकप्रिय नेता अगर इस चपेट में आ जाए और जनता उस नेता को जेल भेजने की वजह से
जागृत हो जाए, दुखी हो जाए, इमोशनल हो जाए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़े। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस तरह के जो मुद्दे हैं वो शायद काम नहीं करेंगे। दूसरा सवाल जो मेरा सर इसी से जुड़ा हुआ था कि इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन पर जो आपने बात की, देखिए इंडिया गठबंधन भी मैं फिर ये कहूँगा, इंडिया गठबंधन रैलियों के लिए है, एक मंच पर हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाने के लिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए है। इंडिया गठबंधन मीडिया में बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन आप खुद सोचिए, इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन बिहार में आरजेडी ने पप्पू यादव की सीट छोड़ने से, कांग्रेस की बात मानने से इनकार कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप, और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन नहीं चल पाया। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी, एक बहुत बड़ी पॉकेट हमारे देश में ऐसी है जहां इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो इंडिया गठबंधन मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्सेप्ट के तौर पर अच्छा है, एक मीडिया के लिए अच्छा है, बातचीत करने के लिए, हमारे लिए ये जगह भरने के लिए अच्छा है, लेकिन वोटों के मामले में अगर कुछ होगा तो बहुत ही सेलेक्टिव, छोटे छोटे जो मैच हैं, हो सकता है वहाँ वो काम कर जाए। जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया, दिल्ली जैसे जो है, यहाँ पर हो सकता है इंडिया गठबंधन ठीक से अगर लड़े। वो डिपेंड करता है कि उस किस पॉकेट में क्षेत्रीय दल कौन सा है और उसकी कांग्रेस के साथ कैसी ट्यूनिंग है, इस पर डिपेंड करता है। सर संजय निरुपम ने भी कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं। आज बात चूंकि हम कांग्रेस की कर रहे हैं, कांग्रेस की हालत की कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सोनिया, राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 5 पावर सेंटर हैं और इसके अलावा कांग्रेस में कुछ नहीं है। आपको कांग्रेस जिस हालत में आ गई है, इतनी बड़ी पार्टी, और मुझे चूंकि निजी तौर पे लगता है कि एक अपोजिशन स्ट्रांग रहना चाहिए डेमोक्रेसी में, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है कांग्रेस जिस हाल में इस वक्त है? देखिए, वजह तो यही है कि कांग्रेस, जैसा मैंने आपको कहा, कांग्रेस आज की नोकिया, ब्लैकबेरी और कोडेक बन चुकी है। वो बदलाव को समझ नहीं पा रही है, और कांग्रेस में जो आज भी राजनीति हो रही है वो बड़ी परंपरागत राजनीति हो रही है। जब एक ज़माने में राजनीति, मुझे एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा था कि उसे कुछ नहीं करना, एक बार एक पार्टी जीतती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी जीतती है, और अपने आप एक एंटी इनकम्बेंसी वेव आती है जिसकी वजह से विरोधी दल को फ़ायदा होता है। आप जाइए, हाथ हिलाइए, सड़क पे रोड शो कीजिए और आपको वोट मिल जाएंगे। लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी वेव नाम की चीज़ को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है, तो फिर आपको किस आधार पर वोट मिलेंगे, जब तक आप अपना एक पैरेलल रोड मैप और अपना एक पैरेलल मैनिफेस्टो लोगों को नहीं बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात इस बार अगर आप देखें तो जो चुनाव है ये मुद्दा विहीन चुनाव है। इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है, और ये चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, ये है मोदी वर्सेस मोदी। एक ही व्यक्ति के ऊपर आधारित है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी के साथ हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफ हैं। ये चुनाव का एक ही मुद्दा है, वो है नरेंद्र मोदी। दूसरा, आप देखिए, मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं अपने तीसरे टर्म को लेकर। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी चुनाव में, मैं भी इतने वर्षों से चुनावों को देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने विश्वास के साथ कभी ये कहा होगा कि मैं तीसरे टर्म में आ रहा हूं, आते ही पहले दिन ये करूंगा, दूसरे दिन ये करूंगा, अपने तीसरे टर्म में मैंने लक्ष्य रखा है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी सरकार में आया होगा, और ये कॉन्फिडेंस आता है वीक ऑपोजिशन की वजह से। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो ऑपोजिशन आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा। एक तो बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोरी के बाद भी बहुत बिखरा हुआ है। सही बात है। तो हमारे जो विपक्षी दल हैं, ख़ासतौर पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव जीतना असल में बहुत आसान बना दिया है, और कांग्रेस वक्त को समझ नहीं पा रही है। नए ज़माने की जो राजनीति है उसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। नए ज़माने की राजनीति कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। आपने जिसका जिक्र किया कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है, तो मोदी जी ने अभी जब आरबीआई अधिकारियों के साथ बैठक थी तो उस पर कह भी दिया कि आप 100 दिन आराम कर लीजिए, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएगा। सर, आखिरी सवाल आपसे कि चूंकि आप ये तो मान रहे हैं या आपने संकेत दे दिया कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वो अचीव कर लेगी, आंकड़ा कुछ होगा, तो आपकी भविष्यवाणी क्या है? आपने भी बहुत सालों तक कांग्रेस को कवर किया है, पॉलिटिक्स को कवर किया है, एज ए रिपोर्टर भी आपने देखा है, आपकी भविष्यवाणी क्या है? क्योंकि कई बार तो ये भी होता है कि जो नेता हैं, मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, वो ये भी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश बनाए रखने के लिए एक हायर नंबर देना पड़ता है ताकि उनका जोश बरकरार रहे। तो वो 400 का नंबर शायद वैसा भी हो कि जहाँ पर जोश पूरा रहे,
एक होता है प्रैक्टिकल आंकड़ा, व्यवहारिक आंकड़ा, तो वो देखिए, क्या है? मैं नंबर पर नहीं जाऊंगा कि कितने हो सकते हैं, ये 400 होंगे या ये 450 होंगे या बीजेपी के ये 300 आएंगे या 350 आएंगे, लेकिन इस समय की जो स्थिति है उससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नज़र नहीं आता। पहली बात तो मुझे ये लगती है, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मोदी ने और बीजेपी ने, असल में जो उसका वोट शेयर था बीजेपी का, देखिए पिछली बार 38% वोट शेयर था बीजेपी का, मतलब 23 करोड़ वोटर्स। बिल्कुल। तो बीजेपी ने अपने इन 23 करोड़ मतदाताओं को अभी भी, जो उनके कोर वोटर्स हैं, उन्हें अपने साथ इंटैक्ट जोड़ कर रखा है, मतलब इस वोट बैंक में लीकेज नहीं है, ये उन्होंने संभाल के रखा। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो पार्टी के जो बाकी लोग हैं उन्हें कहा कि इस बार लगभग 50% जो नए वोटर्स हैं, 50% नए वोटर्स बीजेपी में शामिल होने चाहिए, यानी अपना वोट बैंक पहले कंसोलिडेट करो जीरो लीकेज के साथ और उसमें नए वोटर जोड़ो। जो आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस का जो एग्जिस्टिंग वोट बैंक है वो घट रहा है, उसमें लीकेज है और कांग्रेस नए वोटर को अपने साथ जोड़ नहीं पा रही है। अब आप रीजनल पार्टीज को देखिए, हाल ही में अगर आप देखेंगे इस टर्म में, ये 5 साल में, बीएसपी समाप्ति की ओर है, एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, तमिलनाडु में एआईएडीएमके बहुत ही बुरी स्थिति में है, और लेफ्ट पार्टीज भी, अगर आप केरल को छोड़ दें तो अब या इधर उधर छोटी छोटी पॉकेट्स में ले लें, पश्चिम बंगाल से तो साफ ही हो गई हैं, तो लेफ्ट पार्टीज भी खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे रीजनल पार्टीज कम होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं, और कांग्रेस भी कमज़ोर होती जा रही है, और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। एक ही पार्टी है जिसका वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है, जिसको उन्होंने कंसोलिडेट करके रखा है। अब इसमें अगर मैं देखूं, आप जो कह रहे हैं, ये असल में किसी भी लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि चुनाव से पहले ही ऐसा माहौल बन जाए कि बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल। आज आप कहीं भी बाहर मैं जाता हूं, लोग कहते हैं अरे बीजेपी तो जीती रही है और मोदी जी आ ही रहे हैं। बावजूद इसके कि हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, अडानी का मुद्दा आया, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा आया, चीन ने हमारी ज़मीन पर घेरने के आरोप लगे, वो मुद्दा आया। तो ऐसा नहीं है मुद्दे नहीं है, सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा आया, फिर भी लोग कहते हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। और उसका कारण मुझे लगता है वो ये है, एक तो हिंदुत्व के नाम पर एक बहुत बड़ी जागरूकता हमारे देश में आई है, जिसमें राम मंदिर ने बहुत मदद की है। दूसरा, ऐसा विकास किया है मोदी जी ने जो विकास दिखाई देता है। देखिए, सड़कें दिखाई देती हैं, एयरपोर्ट दिखाई देते हैं, पुल दिखाई देते हैं, तो विकास ऐसा होना चाहिए जो महसूस ना हो, दिखाई दें। तो इसके 2 ट्रैक हैं, एक वो विकास जो दिखाई दे और एक वो भावनाएं जो महसूस हों। महसूस करने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद दे दिया, हिंदुत्व दे दिया, इंडिया कैन डू इट, हम कर सकते हैं, भारत में एक गर्व की जो है भावना पैदा कर दी, ये तो महसूस करने के लिए, तो आपको फील गुड करा दिया। और फील गुड करने के बाद जब आप हाईवेज पर जाएंगे, पुल पर जाएंगे, हवाई अड्डे पर जाएंगे, जब आपको घर में फ्री राशन मिलेगा, जब आपको गरीबों की सारी योजनाएं मिलेंगी, तो आपको हर तरीके से जो फील गुड जो फैक्टर है वो आपके घर में आएगा, और फिर आप वोट लेकर उसी बूथ की तरफ जाएंगे जहां पर बीजेपी कहेगी। तो सर, इसका मतलब साफ है कि मुद्दे तो थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुद्दे नहीं थे, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को जनता के सामने पेश नहीं कर पाया, और बीजेपी ने, खासकर मोदी जी ने, ये नैरेटिव भी सेट कर दिया कि देश में अच्छा हो रहा है, लोगों को दिखने भी लगा, जो विकास उन्होंने किया वो लोगों तक पहुंचा, और जो योजनाएं हैं वो शायद लोगों तक पहुंची, जिससे वो संतुष्ट दिख रहे हैं। तो ये एक भाव जा ही नहीं पा रहा कि विपक्ष मैदान में है, और यही शायद विपक्ष की और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जो विपक्षी दल थे उनकी अगुवाई जिसको करनी थी, तो ये वो नहीं बता पाए कि कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मुकाबले में है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही सर, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते हम फिर किसी एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस बार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और दर्शकों का भी धन्यवाद। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई फीडबैक है, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कोई नया विषय बताना चाहते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा करें या उसके बारे में आपको बताएं, तो आप ये शो देखते समय ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिए। नमस्ते। थैंक यू सर।